नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वाइस पे। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। हाईकोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वेदनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि स्मोक कैनिस्टर का उपयोग आतंकवादी कृत्य माना जाए तो हर होली और आईपीएल मैच में भी यूएपीए के तहत अपराध बन जाएगा। मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये टिप्पणी संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या धुएं वाले कनिस्टर जो घातक नहीं है और बाजार में आसानी से उपलब्ध है का उपयोग यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में आता है। कोर्ट ने कहा, आप इस पर निर्देश लें और हमें जवाब दें। ये धुआं छोड़ने वाला कनिस्टर जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है वह यूएपीए की परिभाषा में नहीं आता। अगर ऐसा है तो हर होली में हर कोई इस अपराध की चपेट में आ जाएगा। हर आईपीएल मैच पर यूएपीए लगेगा। पुलिस का पक्ष क्या था? दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी संसद भवन में 2001 के आतंकी हमले की भयानक यादों को वापस लाना चाहते थे। पुलिस के अनुसार 2001 के संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी, जब दो व्यक्ति लोकसभा कक्ष में शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक दीर्घों से कूद पड़े। इनकी पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें और वीडियो में दोनों को पीले धुआं छोड़ते हुए कनिस्टर पकड़े और नारे लगाते हुए देखा गया। हालांकि कुछ सांसदों ने उन्हें काबू कर लिया। दो अन्य आरोपी अनमोल शिंदे और नीलम आजाद संसद भवन के बाहर ऐसे ही कनिस्टर से रंगीन गैस छोड़ते हुए दिखे। वह तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। अगली सुनवाई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है और कहा है कि वह नीलम आजाद की जमानत याचिका को सह आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका के साथ सुनेगी। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी यूएपीए के दायरे और उसके दुरुपयोग की संभावनाओं पर गंभीर सवाल उठाती है। स्मोक कैनिस्टर जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण को आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में लाना कानून के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। यह मामला न्यायपालिका की भूमिका और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में उसके योगदान को रेखांकित करता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट किया कि मकान मालिक के परिवार की आवश्यकताएं भी किराएदार की बेदखली के लिए वैध आवश्यकता मानी जा सकती है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर की पीठ ने कहा कि मकान मालिक ये तय करने का सर्वोत्तम अधिकार है कि उसकी किस संपत्ति की आवश्यकता है और किराएदार ये निर्देश नहीं दे सकता कि कौन सी संपत्ति खाली कराई जाए। ये फैसला झारखंड के चतरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित एक मकान से संबंधित है, जहां मकान मालिक कन्हैया लाल आर्य ने किराएदारों के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने दो बेरोजगार बेटों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने के उद्देश्य से उस संपत्ति की आवश्यकता है। हालांकि निचली अदालतों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि मकान मालिक ने अपनी वास्तविक आवश्यकता को सिद्ध किया है और किराएदार ये नहीं तय कर सकता कि मकान मालिक को कौन सी संपत्ति खाली करानी चाहिए। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि मकान मालिक के परिवार की आवश्यकताएं भी कानूनी रूप से मान्य हैं और किराएदार केवल इस आधार पर बेदखली का विरोध नहीं कर सकते कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्ति भी है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ठोस कचरे के 100% पृथक्करण और संग्रहण के लिए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के साथ साथ दिल्ली नगर निगम को उच्च रैंकिंग वाले नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एमसी मेहता मामले में पारित किया गया। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कोर्ट ने कहा कि कचरे के 100% पृथक्करण और 31 दिसंबर 2025 तक ठोस कचरे के 100% संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च रैंकिंग वाले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। ये अधिकारी संबंधित राज्यों और एमसीडी में कचरा प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करेंगे। नोडल अधिकारियों को 1 सितंबर 2025 से नियमित अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जो हर तिमाही में सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्टों में कचरा पृथक्करण और संग्रहण के कार्यों की प्रगति, लागू की गई दंड और नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की जानकारी शामिल होगी। भविष्य की योजना और जागरूकता अभियान।
कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को अगले 25 वर्षों में नगरपालिका ठोस कचरे के उत्पादन का यथार्थवादी आकलन करने का निर्देश। इसके अलावा राज्यों और एमसीडी को 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसमें नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के बारे में प्रचार शामिल होगा। यह आदेश दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कचरा प्रबंधन में सुधार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वो किसी एक आरोपी को बार बार अंतरिम जमानत न दे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को या तो नियमित जमानत देनी चाहिए या उसे अस्वीकार करना चाहिए। अंतरिम जमानत केवल अपवाद स्वरूप में ही दी जानी चाहिए। यह आदेश एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में दिया गया जिसमें आरोपी ने लगभग 3 साल जेल में बिताए थे। उड़ीसा हाई कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नियमित जमानत में बदलने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां एक ही आरोपी को बार बार अंतरिम जमानत दी जा रही है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो सकता है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अदालतों को जमानत के मामले में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास बना रहे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कोर्ट ने दिल्ली में गैंगस्टर मामलों के तुरंत निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 95 सक्रिय गैंगस्टर समूहों की जानकारी दी गई। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि गैंगस्टर न्यायिक प्रक्रिया में देरी का फायदा उठाकर जमानत प्राप्त कर लेते हैं, जिससे गवाहों की सुरक्षा और न्यायिक निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए अदालत ने विशेष अदालतों की स्थापना की आवश्यकता जताई जो इन मामलों का तुरंत निपटान सुनिश्चित कर सकती है। अधिवक्ता एच.डी. संजय ने अदालत को बताया, महेश खत्री उर्फ भोली के मामलों को एकत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अदालत ने 3 सप्ताह के भीतर एक प्रभावी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामलों की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की है। यह कदम दिल्ली में गैंगस्टर गतिविधियों पर नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को एक व्यंग्यात्मक वीडियो के लिए दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कामरा को गिरफ्तार करने से रोकते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाए। ये मामला तब सामने आया जब कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर एक वीडियो पोस्ट की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उस क्लब में तोड़फोड़ की जहां कामरा ने यह वीडियो शूट किया था। कामरा ने सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समन भेजा था। कामरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस की कार्रवाई में संतुलन बनाए रखने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खैर, आपकी क्या राय है इन सभी खबरों के बारे में हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें द लॉर्ड वॉइस के साथ।